मैंने साइंस का केमिस्ट्री का 7 घंटा का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हम वन लाइनर के रूप में लाए हैं। एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का बुक है, उन्हीं के द्वारा ये जो है क्वेश्चन है, उन्हीं के द्वारा वन लाइनर मैं तैयार किया हूं, आप पढ़ सकते हैं। जिसमें प्रथम रूप से हम देखेंगे, टॉपिक हम पहले ले लिए हैं, 5वां टॉपिक है ये विश्व इतिहास, जिसमें चीन तक का जो है चीन क्रांति अंतिम क्रांति होगी, इस बुक का आवाज ही खत्म होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है ना। पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। तो सही बात है, पुनर्जागरण, पुनः जाग जाइए भाई, तभी तो क्रांति होगी। तो ये सब पुनर्जागरण जो है, याद रखिएगा, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली यूरोप, मतलब यूरोप के हिस्से में है। इटली यूरोप के जो कौन से नगर में, ये नगर का नाम देखिए और नगर का पिक्चर देख लीजिए। फ्लोरेंस, इटली। तो फ्लोरेंस रेंस है नगर में माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है। यह एक बौद्धिक आंदोलन है, याद रखिएगा, यह बौद्धिक आंदोलन था, याद रखेंगे। और सुनिए, पुनर्जागरण से ही जो सवाल है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पुनर्जागरण के दौरान ही कला, मतलब आर्ट के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास चित्रकला का हुआ था। तो आर्ट का विकास सबसे ज्यादा हुआ था कब भाई? पुनर्जागरण के ही दौरान हुआ था, जिसमें मोनालिसा का पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मोनालिसा का। और लास्ट सफर का पिक्चर देख रहे होंगे, ये प्रसिद्ध चित्र थे उस समय पुनर्जागरण के दौरान। और चलिए जानते हैं, इटली के महान कवि थे जो जिन्हें हम दांते बोलते हैं या दाते बोलते हैं। तो इटली के महान कवि दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अग्रदूत कहते हैं। पिक्चर भी देखते चलेंगे। पुनर्जागरण से और सवाल है, उसके बाद इंग्लैंड की क्रांति पढ़ेंगे, है ना। आधुनिक विश्व का प्राथमिक राजनीतिक विचार जो विचारक थे वो थे मैकियावेली, जिनका पिक्चर आप देख रहे हैं। तो मैकियावेली को माना जाता है। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक विचारक कौन है भाई? तो मैकियावेली हैं, उन्हें माना जाता है। इनका जन्म जो है इटली में हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि पुनर्जागरण का शुरुआत इटली में ही हुआ था, तो इटली में ही होंगे ना, याद रखिएगा। इनके पुस्तक का नाम है प्रिंस नामक पुस्तक का रचयिता माने जाते हैं। और सुना जाए, इटली के निवासी पेंट्राक पेंट्राक बोलते हैं, इटली के निवासी पेंट्राक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। किसका? पेंट्राक बोलिए या पेट्राक बोल दीजिए, ये मानवतावाद का संस्थापक माने गए हैं। ये पिक्चर देख सकते हैं। मानवतावाद जो है पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषताएं थी, सबसे प्रमुख विशेषताएं थी। पढ़ें, समझें और सफलता प्राप्त कर सकते हैं नलिन अकाडमी पे। चलिएगा इंग्लैंड की क्रांति की बात करते हैं। इंग्लैंड की क्रांति की बात करेंगे तो देखिए, स्टुअर्ट राजवंश की बात करेंगे, इंग्लैंड में था। तो इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का शासन वर्ष 1603 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1603 में प्रारंभ हुआ था। इस राजवंश के लगभग सभी शासक जो हैं दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे, दैविक रूप से विश्वास रखते थे, ईश्वरीय में विश्वास करते थे। स्टुअर्ट के राजवंश जो कि 1603 से लेके 1714 तक इनका शासन रहा था, याद रखिएगा। और भी सुनेंगे, इंग्लैंड क्रांति पढ़ रहे हैं तो पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा। इंग्लैंड में 1642 में से लेके 49 तक, इंग्लैंड में 1642 से लेके 49 तक गृह युद्ध, सिविल वार जिसे बोलते हैं, गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। पूछता है गृह युद्ध कब हुआ जी? तो 1642 से लेके 1649 में हुआ था। और किसके समय में, कौन शासक था उस समय? चार्ल्स प्रथम था। कहां हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध को क्या कहते हैं? सिविल वॉर भी कहते हैं। गृह युद्ध के पश्चात जो है संधि हुई, उसके अनुसार चार्ल्स द्वितीय शासक बना। जब ये गृह युद्ध हो गया, उसके बाद जब संधि हुआ, तो उसके बाद चार्ल्स द्वितीय जो है वो शासक बना, परंतु वो भी निरंकुश निकल गया, वो भी दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया। समझ गए? वहां पे भी क्रांति थमी नहीं है, थमेगी कब? आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, जेम्स द्वितीय का पिक्चर आप देख सकते हैं। ये भी देखने में कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलिए सुनते हैं। चार्ल्स द्वितीय के पश्चात जो है जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना, परंतु वह भी राजा के
असीमित दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। असीमित दैवीय में विश्वास रखता था, याद रखिएगा। कौन? जेम्स द्वितीय। ये जो स्टुअर्ट राजवंश था वो दैवीय रूप में था, विश्वास रखता था, ईश्वरीय में विश्वास रखता था। उसी तरह ये भी विश्वास करता था। ये होता है। तो कहने का मतलब है कि चार्ल्स के पश्चात अगर जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासन बना, परंतु वह भी राजा के असीमित दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, जो कि 1685 से लेकर 1688 तक रहा था। क्योंकि पॉजिटिव अगर दैवीय अधिकार में रखता, धर्म रूपी रहता, तो ये भी सही रहता। चलिए, लेकिन जेम्स टू को आगे चलते हैं। अब जेम्स टू के निरंकुशतापूर्ण से जो है इंग्लैंड में 1688 में रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अब सोचिए, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ जी? या रक्तहीन क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति को ही कहते हैं। तो 1688 में हुआ था, 1688 में हुआ था। इस क्रांति के एक भी बूंद खून की नहीं बही। मतलब कि जेम्स द्वितीय के निरंकुशतापूर्ण से जो है इंग्लैंड में 1688 में एक रक्तहीन क्रांति हुई और गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई। रक्तहीन क्रांति मतलब रक्त बहा ही नहीं, इसलिए तो गौरव कहा गया, गौरवपूर्ण क्रांति थी। और इस क्रांति में एक भी बूंद खून की नहीं बही थी, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। इसलिए जेम्स द्वितीय को अच्छा भी बोलिए, आप उसे बुरा भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके समय के अनुसार। अब उस समय लोगों ने, जनता ने क्या समझा, सुनिए। क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय को निरंकुश शासक एवं प्रोटेस्टेंट विरोधी नीति के कारण राजगद्दी छोड़नी पड़ी। यही गड़बड़ हो गया। मतलब कि इतने प्रोटेस्ट विरोध नीति हुई या निरंकुश शासक बने, जिसमें जेम्स द्वितीय को राजगद्दी छोड़नी पड़ गई थी। और सुनिए, गौरवपूर्ण क्रांति की बात करेंगे, 1688 की बात करेंगे, संसद की सर्वोच्चता की बात करेंगे। तो गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। किसकी हुई? संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। अब देखिए, इंग्लैंड का अंतिम लाइन 7वां लाइन है कि क्रांति के बाद 1689 में ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, समकालीन सम्राट विलियम से जो है एक बिल ऑफ राइट्स पर जो है हस्ताक्षर कराने में सफल रही। अब पूछा जाएगा, बिल ऑफ राइट्स कब आए जी? तो 1689 में आए जी। कहां आए जी? तो ब्रिटेन की संसद समकालीन में आया, है ना। ये अपनी भाषा में मैंने थोड़ा सा बोला। अब देखिए, विलियम्स ने एक बिल को लाया जिसे हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर कराए, सफल करवाया। तो विलियम्स तृतीय था। ये कौन था? विलियम तृतीय। इसका समय काल जब रहा था ना, तो वो रहा था 1689 से लेके 1702 तक रहा था, याद रखिए। अब देखिए, इसी में तीसरा पॉइंट है औद्योगिक क्रांति। इसी में रूस क्रांति, फ्रांस क्रांति, जर्मन क्रांति, चीन क्रांति, ये सब पढ़ेंगे। बहुत सारे क्रांति हैं इसमें, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में है। औद्योगिक क्रांति के अनुसार आप नलिन अकादमी पे चलिए, इस पॉइंट को सुनिए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इकोनॉमिकल क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े क्रांति, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं, औद्योगिक क्रांति थी, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रही है। इंग्लैंड में उपनिवेश आया था, तब की बात हो रही है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था औद्योगिक क्रांति का? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति करने वाले कारणों के प्रमुख जो हैं, तथा इंग्लैंड के पास सर्वाधिक उपनिवेशों के कारण हुई थी। क्यों हुआ था औद्योगिक क्रांति, जानते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के पास जो है, और वहां पे औद्योगिक क्रांति करने का प्रमुख कारण भी था, इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा उपनिवेश हो गए थे, व्यापारिक माध्यम हो गए थे, बहुत सारे मार्ग थे, उसके पास दिमाग लगा लिया अपना, हर चीज को रखे उपनिवेश में, मतलब क्लोनियस कहिए, क्लोन अपना तैयार कर लिया, पावर बना लिया, इसके कारण हो गया। उस वक्त बेचने और खरीदने वाला सामान हो गया, ऐसे याद करेंगे। इंग्लैंड में सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ हुआ था। ये बात तो सही है। औद्योगिक क्रांति क्यों आया भाई इंग्लैंड में? क्योंकि उसके पास बहुत सारे उपनिवेश थे, मतलब उसके पास व्यापार करने का सबसे बड़ा उपलब्ध आ गया, सबसे बड़ा तो सूती कपड़े का उद्योग आ गया इसके पास, सबसे बड़ा दिमाग ये लगा लिया। औद्योगिक क्रांति के तहत देखा जाए 18वीं सदी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ऊर्जा
का भी आविष्कार हुआ था। मतलब कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय 18वीं शताब्दी थी। 18वीं शताब्दी थी तो उस समय बहुत सारे आविष्कार कर रहे थे इंग्लैंड, जिसमें सूती कपड़े का तो भूमिका बहुत अच्छी थी। और भी आविष्कार हुए जिसमें ऊर्जा का आविष्कार किया गया, जैसे में बिजली का आविष्कार किया गया, इलेक्ट्रिसिटी का, कोयले का खोज किया गया, भाप इंजन की खोज की गई, स्टीम इंजन की, जो रेल इंजन कहते हैं। तो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहा था, अथवा कब हो रहा था जानते हैं? औद्योगिक क्रांति के समय हो रहा था, याद रखिएगा। और सुनिए, प्रत्येक व्यवसाय के लिए जो है कारखानों एवं मशीनों का निर्माण हुआ। मतलब कई तरह के कारखाने हुए, कई तरह का मशीन का निर्माण हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों से जो परिवर्तन हुआ उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। उसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब सुनिए औद्योगिक क्रांति का 5वां पॉइंट, ये है सर विलियम आर्कराइट। आर्कराइट, तो यहाँ पे सर विलियम आर्कराइट जो है, इसने क्या किया कि 1779 नहीं 69, 1769, मतलब कि 69 किसको बोलते हैं पता है? 1769 बोलते हैं 1769 को, 69 को। तो 1769 को में जो है शिपिंग मशीन का पेटेंट कराया। अब सोचिए, सर विलियम आर्के राइट ने, राइट बोलिए, इसने क्या किया कि शिपिंग मशीन का निर्माण करवाया, इसका पेटेंट ले लिया शिपिंग मशीन का। शिपिंग मशीन जो है 1700 मतलब 1769 में आया, याद रखिएगा, सूती वस्त्र वाला, कपड़ा वाला है शिपिंग मशीन। पेटेंट ले लिया, इसे औद्योगिक क्रांति को और क्या किया गया? सुदृढ़ किया गया, मजबूत करने में जो है बताया गया, मजबूत हुआ, सुदृढ़ करने वाला माना जाता है सर विलियम आर्के राइट को। ये हो गया। सुनिए 6 पॉइंट क्या है कि इंग्लैंड के बाद वर्ष 1815 में मतलब 1850 में 15 से फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भी मशीनों के जो है बहुचर्चित प्रयोग होने लगे। मतलब इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, फ्रांस इसका इस्तेमाल किया 1815 में, जर्मनी ने 1815 में, फिर जापान और एशिया में जो है सर्वप्रथम ये चर्चित होने लगा। ठीक है, अब सुनिए बहुचर्चित प्रयोग होने लगे, जिसके चलते वहां भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। एशिया में सर्वप्रथम जापान ऐसा राष्ट्र था जहां पर आधुनिक उद्योग का विकास हुआ। तो जापान शुरू से रहा है, डूबा भी है तो उठा भी है तरक्की से, क्योंकि इसके पास शुरू से अपनाने की प्रवृत्ति है, सबसे आगे चलने वाली प्रवृत्ति है, इसलिए जापान आगे रहा है। डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज जापान को कहे, उगता हुआ सूरज ज्यादा कहिए, बेचारा परमाणु के बाद उठा है, जिसका इतिहास तो बहुत है। ठीक है, अब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। अब चलिए फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे। फ्रांस राज्य की क्रांति बोलिए या फ्रांस की क्रांति बोलिए। फ्रांसीसी क्रांति में मोंटे अस्क्यू बोलते हैं, मोंटे अस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिक का महत्वपूर्ण योगदान था। रूसो जो है प्रजातंत्रात्मक पद्धति का समर्थन था, तो मोंटे अस्क्यू और रूसो ये जो है प्रजातंत्रात्मक पद्धति का समर्थन किए, प्रजा का सपोर्ट किए, जनता का सपोर्ट किए, वहां पे दार्शनिक थे ये दोनों। और सुनिए, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई या फ्रांस की क्रांति हुई से पूर्व फ्रांस में लुईस 14वां जो कि निरंकुश शासक था, दुष्ट शासक था, निरंकुश शासक हुआ, जो कहा करता था, कौन कहता था? निरंकुश कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मैं ही शब्द कानून हूं, मैं ही राजा, मैं ही कानून, यही भी कहने वाला और कोई नहीं, लुई 14वां ही था। समझ गए? चलिए लुई 16वां की बात करते हैं। लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा था, मतलब 1774 में बैठा था। कौन? लुई 16वां। लेकिन लुई 16वां भी उसी का डीएनए है, थोड़ा तो गड़बड़ होगा ही। अब ये नहीं समझिएगा ये राज्य योग है, उस समय चलते थे। चलिए फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789 में शुरू हुई। अब देखिए 1789 में दूसरे देश में भी क्रांति हुआ भाई, इस देश में भी शुरू हुआ फ्रांस की क्रांति। लुई 16वें ने या लुई 16वें के शासनकाल में ही हुई थी। 1789 में शुरू हुआ था फ्रांस की राज्य क्रांति, राज्य में क्रांति होना शुरू हो गया। और लुई 16वें की पत्नी जो है ऑस्ट्रिया
कि राजकुमारी एंतो इनेत, इनेत बोलिए, एंतो इनेत थी, जो क्रांति के बाद इसे फांसी हुई थी। तो एंतो इनेत ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, याद रखना है। आगे चलेंगे, 5वां प्रश्न है 14 जुलाई 1789, मतलब 1789 को जो है क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित वास्टियल, वास्टियल का जेल था ये, वास्टियल जेल बोलिए या वास्टियल जेल बोल दीजिए, फ्रांस की क्रांति में शुरू हुआ था, उसमें एंतो इनेत थी राजकुमारी, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की, उसकी हत्या हो गई थी, फांसी, इसके बाद इसे फांसी हो गई थी। चलिए वो तो बातें अलग है। 14 जुलाई को 1789 की क्रांति में पेरिस स्थित एक वास्टियल, वास्टियल बोलते हैं, वास्टियल एक जेल था। तो जेल जो था वो 14 जुलाई मतलब 14 जुलाई 1789 में हुआ था, ठीक है। तो वास्टियल के जेल का जो है फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया गया, मतलब उस जेल को तोड़ दिया गया। इसी दिन 14 जुलाई को फ्रांस ने शाम में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना शुरू। अब छठा प्रश्न है, लुई 16वें की फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख देन जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, याद रखिएगा। और सुनिए, 7वें प्रश्न की बात करें, क्रांति के बाद लुई 16वें को देशद्रोही के अपराध में फांसी दी गई। लुई 16वें को जो है फांसी दी गई, याद रखिएगा। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता मानेंगे, क्योंकि वही भूमिका इसका बहुत ज्यादा रहा है। अब देखिए, वाटरलू का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को। सेंट हेलेन द्वीप जो है वो नेपोलियन की मृत्यु है हुई थी वहां पे 1821 में, ठीक है। अब सुनिए, वाटरलू का युद्ध हुआ था नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था, जो कि कब हुआ था? 18 जून 1815 को हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ, नेपोलियन बेचारा हार गया था, उसकी समझिए मृत्यु भी हो गई और उसे कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया। मतलब इसे नेपोलियन को कैद कर दिया और कैद करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1821 में। तो इसी टापू पर, किस टापू पर? सेंट हेलेना द्वीप टापू पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई, जो कि 1821 में हुई। मृत्यु कहिए या मर्डर कहिए, यही किया होगा ना, वहां पे पैक हो गया तो खत्म। वियना फ्रांस समझौता एक हुआ। तो वियना फ्रांस समझौता जो हुआ, यूरोप के राष्ट्रों ने, मतलब मित्र राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्र को ही यूरोप के राष्ट्रों ने राष्ट्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो मित्र राष्ट्रों ने वियन कांग्रेस समझौता के तहत जो है फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया। आगे चलेंगे, जर्मनी का एकीकरण की हम बात थोड़ा करते हैं। जर्मनी का एकीकरण, पॉइंट नंबर 1 नोटिस करिए। विश्वकर्म, विस्मारक कैसे बोलते हैं हम लोग, याद करने के लिए विश्वकर्मा बोलते हैं। जर्मनी का एकीकरण पड़ता है। तो विस्मारक का जन्म जो है 1 अप्रैल 1815 को व्रेंडनबर्ग में हुआ था। व्रेडन ऐसे वर्ग बोला जाता है, या ब्रेड वन वर्ग, रेड वर्ग भी बोल सकते हैं। तो व्रेंड वर्ग में हुआ था जन्म, किसका? विस्मारक का हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। और वह जो है 1862 में जो है प्रशा का चांसलर बना था। तो प्रशा का चांसलर कौन बना था, बता सकते हैं? विस्मारक। देखिए, ऑटो बॉन विस्मारक पूरा नाम है इसका, ऑटो बॉन, ठीक है, याद रखना है। और इसका समय काल बताया जाता है कि 1815 से रहा था 1898 तक रहा था, 1898 तक रहा था। और 1862 में क्या बना? प्रशा का चांसलर बना, जो कि जर्मनी के हिस्से में आता है, याद रखिएगा। अब सुनिए, दूसरा पॉइंट सुनेंगे जर्मनी के एकीकरण पे, कि 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 के लमसम में, 19वीं शताब्दी बोलते हैं, में जर्मनी के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मतलब जर्मनी जो है छोटे छोटे राज्य में पहले बटा हुआ था, जिनमें प्रशा जो है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जहां का चांसलर बना था विस्मारक। कब बना था? 1862। और ये 19वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्य थे। पहले प्रशा यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा था, फिर ऑस्ट्रिया था, यही सब था, याद रखिएगा। फिर बाद में एक साथ हो जाता है। अब सुनिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय जो है विस्मारक को जाता है, ये हम जानते हैं। विस्मारक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और याद रखिएगा, लौह एवं रक्त का नीति के अनुसार जो है
करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। और जर्मनी का एकीकरण जो है 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख घटना थी, याद रखिएगा, जिसे बिस्मारक की नीति हम कहते हैं, जिसे लौह एवं रक्त की नीति कहते हैं, जो कि हम दिल्ली सल्तनत में भी लौह एवं रक्त की नीति पढ़े थे, हम जानते हैं। चलिए आगे सुनेंगे। पॉइंट नंबर 4 है कि वर्ष 1815 से 1850 तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य रहा था। ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, याद रखिएगा, 1815 से लेकर 1850 तक। समझ गए? आगे चलेंगे। पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट है जर्मनी का, याद रखिएगा, एकीकरण से। अब फिर उसके बाद रूस की क्रांति पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट वो भी है। तो याद रखिएगा, वर्ष 1870 में प्रशा जो है, प्रशा जर्मनी का हिस्सा था, और फ्रांस के बीच जो है, प्रशा और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1870 को सेडान का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? सेडान का युद्ध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेडान का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? फ्रांस की पराजय हो जाता है, पराजय मतलब हार जाता है। सेडान के युद्ध के पश्चात ही जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ। मतलब जैसे ही सेडान का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद यहाँ पे एकीकरण शुरू हो गया जर्मनी का। तो जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था फ्रांस और फ्रांस के बीच हो गया था, याद रखना है, 15 जुलाई 1870। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ी रूस की क्रांति की बात करते हैं। रूस की क्रांति का पॉइंट देखेंगे। रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति का तात्कालीन कारण अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था और रूस की पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो तात्कालीन कारण पूछा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई, यही सबसे बड़ा कारण था। इसी के कारण रूस की क्रांति शुरू हुई, 1917 में ये शुरुआत हुआ था। इसका तात्कालीन कारण पूछता है तो प्रथम विश्व युद्ध बताएं। 5 पॉइंट में पूछता है, याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, रूस में निरंकुश तानाशाह जो है जार निकोलस द्वितीय को जो है 15 मार्च 1917 को जन विद्रोह या क्रांति के चलते जो है गद्दी छोड़नी पड़ी थी। जन क्रांति हुई, जनता की क्रांति हुई, जिसके कारण जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ था, याद रखिएगा। तो जार निकोलस द्वितीय जो है एक क्रांतिकारी था, मतलब जन विद्रोह क्रांतिकारी का क्रांति हुआ, जनता का विद्रोह हुआ, जो कि 15 मार्च 1917 को गद्दी छोड़नी पड़ी थी जार निकोलस द्वितीय को, यही कहना चाह रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है, रूस में साम्यवादी पार्टी, जिसे क्रांति के बाद वैचारिक मतभेदों के कारण 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि रूस में साम्यवादी पार्टी हुई थी। तो साम्यवादी पार्टी जो हुआ था क्रांति के बाद 2 भाग में बट गया। एक मेन सेविया क्रांति के रूप में, साम्यवादी को 2 भाग में, मेन सेविया और बोल्शेविया के रूप में बांटा। अल्प मत वाला दल जो था, नेता जो था केरेंस्की, जो कि मेन सेविया में दल का था, और एक बहुमत दल वाला पार्टी बना था, वो बोल्शेविया था, जो कि नेता था लेनिन। बोल्शेविया क्रांति सुने होंगे, है ना, लेनिन था। तो केरेंस्की इसमें कम था, लेनिन में सब लोग था, याद रखिएगा। अब चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? जार शाही की समाप्ति के बाद, जार निकोलस द्वितीय की समाप्ति के बाद सत्ता जो है मेन सेविकों के हाथ में आ गई थी, मेन सेविकों के हाथ में चला गया था, जो कि सबसे कम अल्प था, जिसका प्रधानमंत्री केरेंस्की था, याद रखिए। परंतु यह सरकार जनता की समस्याओं का निवारण न कर सकी, जिसके चलते लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविया के बल पर या बल प्रयोग द्वारा सत्ता पलट दी गई। मतलब बोल्शेविया को सत्ता पलट दी गई, जो कि 7 नवंबर 1917 को केरेंस्की को देश छोड़ना पड़ गया, देश छोड़ के चला गया। तो 7 नवंबर 1917 को सत्ता पलट गया था, याद रखिएगा। केरेंस्की को देश छोड़ना पड़ा, यह बात ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न क्या है? सॉरी, 5वां प्रश्न है, लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविया या बेल्शेविकों ने या बोल्शेविकों ने नई सरकार का गठन किया, जिसे साम्यवादी हम बोलते हैं। यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया, जो कि रूस में हुआ था। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रास नाम है, ट्राटसकी को विदेश मंत्री बनाया गया। ये नई साम्यवादी का गठन किया गया, जिसमें लेनिन नेतृत्व कर रहा था और विदेश मंत्री के रूप में ट्राटसकी ने निभा रहा था। ट्राट बोलिएगा। चलिए अब प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। शुरुआत तो 1914 में हुआ था, 18 में समाप्त हुआ था। अब फिर
प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है तो सुनिए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। 11 नवंबर को समाप्त हो गया था। याद रखिएगा, 28 जुलाई को शुरू हुआ 1914 में और 11 नवंबर 1918 में समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। शुरुआत की बात करें तो देखिएगा, और समाप्ति की बात किया जाए तो 11 नवंबर 1918, 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण अगर पूछा जाए आपसे, तात्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के डक्यू डक्यू राजकुमार था। डंक्यू ऐसे बोलते हैं। फर्ड फर्डिनेंड फर्डिनेंड नाम है इसका, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, फर्डिनेंड की हत्या, यहाँ पे ये जो है वही नाम है। फर्डिनेंड की वोसियान की राजधानी सराजेविया में हत्या हो गई। 1 मिनट रुकिए। बोशिनिया नाम है, बोशिनिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बोशिनिया की राजधानी थी सराजेविया या जोबा, उसमें हत्या करा दी। किसकी हत्या हुई? फर्डिनेंड की हत्या हो गई। कहाँ का राजकुमार था? डेई ऑस्ट्रेलिया के डेव का राजकुमार था। डेइन कैसे बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व को 2 भागों में बांटा था। एक तो मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र में बांटा गया था। देख रहे हैं, धुरी राष्ट्र रेड वाले और ब्लू वाले मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र ज्यादा थे। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। मित्र राष्ट्रों में शामिल थे कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाली एवं अमेरिका। ये सब जो है मित्र राष्ट्र में शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र की बात करें तो पहला इंग्लैंड को ले लीजिए, दूसरा फ्रांस को ले लीजिए, तीसरा रूस को ले लीजिए, चौथा सर्बिया को ले लीजिए, सर्बिया बोलते हैं। जापान को ले लीजिए 5वें नंबर पे, पुर्तगाल को ले लीजिए 6ठे नंबर पे, अमेरिका को ले लीजिए 7वें नंबर पे। तो अमेरिका का युद्ध में शामिल होना, जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाजों को डुबोने के बाद अमेरिका जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया था। ऐसे जर्मनी के ही तरफ रहता, लेकिन जर्मनी के विरुद्ध में खड़ा हो गया और मिल गया अमेरिका 7वें नंबर पे मित्र राष्ट्र में। समझ गए? तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सर्बिया, जापान, पुर्तगाली एवं अमेरिका। प्रारंभ में अमेरिका जो है तटस्थ रहा, परंतु जर्मनी द्वारा अमेरिका जहाज को डुबा दिया गया, अमेरिका के जहाज को जर्मनी द्वारा। इसके कारण वो मित्र राष्ट्र की तरफ चला गया और युद्ध में शामिल हो गया। आओ सुनिए, ध्रुवीय राष्ट्र की बात करें, जिसे हम शत्रु राष्ट्रों में भी शामिल करते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। ये सब हैं ध्रुवीय राष्ट्र, जिसे शत्रु राष्ट्रों के में शामिल रखा गया है। तो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया और तुर्की, ये सब हो गए। बाद में तुर्की धुरी जो है, तुर्की धुरी कही है शत्रु राष्ट्र से अलग होकर, मतलब बुल्गारी व तुर्की, बाद में क्या हुआ था कि तुर्की जो है धुरी या शत्रु राष्ट्र से हटकर मित्र राष्ट्र में चला गया था, मित्र राष्ट्र को साथ दे दिया था। याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीने बाद 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण वर्षा की संधि की थी। तो इसीलिए पेरिस की जो संधि हुई थी, पेरिस की शांति सम्मेलन जब हुआ था, वो हुआ था 18 जून 1919 को। पेरिस की जो है शांति सम्मेलन आयोजन हुआ, वो हुआ 1919 को। कब हुआ? 18 जून 1919 को। अब मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण जो हुआ था, उसमें वर्साई की संधि हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा अन्याय किया गया था जर्मनी के साथ। याद रखिएगा। सुनिए, युद्ध के उपरांत विश्व में शांति की स्थापना हेतु वर्ष 1920 में, कब? 1920 में एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो राष्ट्र संघ बोलते हैं, की स्थापना की गई। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। अब देख सकते हैं। चलिए, अब इटली में फासियावाद की बात करते हैं, आप समझते हैं। देखिए, फासिज्म बोलते हैं। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है। तो फासिज्म का जन्मदाता अगर पूछे तो इटली से संबंधित है, मुसोलिनी थे। मुसोलिनी के दल का नाम जो है फासिस्टवाद था। तो मुसोलिनी का एक दल बना था जिसे फासिस्टवाद कहा गया, फासीवाद कहा गया। सर्वप्रथम फासिज्म का उदय जो है इटली में हुआ। कहाँ हुआ? इटली में हुआ।
जो कि किसके द्वारा हुआ? मुसोलिनी द्वारा हुआ था। फासिज्म का मतलब होता है एक राजनीतिक विचारधारा जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए कठोर निरंकुश शासन की स्थापना की जाती है। अब देखिए फासिस्ट पार्टी की बात करेंगे। पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। तो फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक जो होते थे वो काली कमीज पहनते थे। फाशीवाद जो है राष्ट्रवाद का समर्थन था। क्या था? समर्थन। फासिस्टों ने रोम साम्राज्य के प्रतीकों को भी स्वीकार किया था। तो काली कमीज जो है वो फासिस्ट स्वयंसेवक काली कमीज के पहनते थे। फासिस्ट मतलब जो फासिस्टवाद है वो राष्ट्रवाद का समर्थन थे और समर्थक रहते थे। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को स्वीकार किया था। रोमन साम्राज्य का जो प्रतीक है SPQR, याद रखिएगा, उसे अपना लिया था। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि वर्ष 1919 में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। प्रारंभ में मुसोलिनी की पार्टी को बहुत कम स्थान प्राप्त हुए थे, परंतु उसने जल्द ही छल कपट एवं कूटनीति से इटली को सत्ता पर कब्जा कर लिया और इटली का जो है तानाशाह बना बैठा। इटली का तानाशाह बैठा। तो सत्ता पर कब्जा और तानाशाह बना तो कम समर्थन, छल कपट एवं राजनीतिक कूटनीति, सत्ता पर कब्जा और तानाशाह बना। याद रखिएगा ये सब हुआ था। अगर मान लीजिए पूछे प्रारंभ में बहुत कम थे, फिर छल कपट कूटनीति से बढ़ाया, इटली की सत्ता को प्राप्त किया और इटली का तानाशाह बन बैठा। वर्ष 1935 में मुसोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण कर आक्रमण जब किया था तो वहां पे राष्ट्रसंघ की अवहेलना प्रारंभ कर दी थी। राष्ट्रसंघ का अवहेलना कर दिया, विरोध कर दिया, जिसे हम याद रखिएगा मुसोलिनी ने अबिसिनिया जो कि इथोपिया में है, याद रखिएगा, उसी पर आक्रमण किया था। तो मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर लिया, याद रखिएगा। अबिसिनिया का आक्रमण 1935 में, याद रखेंगे। राष्ट्रसंघ का अवहेलना की बात करें तो राष्ट्रसंघ की अवहेलना प्रारंभ कर दी गई। आगे सुनेंगे। अब चलिए मुसोलिनी फासिस्टवाद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं। मुसोलिनी के समर्थक उस पर डेयूस कहते थे। तो याद रखिए इसका अर्थ होता था नेता। ड्यूस कहिए, ड्यूस। मुसोलिनी के समर्थक उसे क्या कहते थे? ड्यूस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो है जंग की घोषणा की थी। ठीक है, तो 10 जून 1939 मतलब 1939 घोषणा में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग की घोषणा की गई थी, जंग करने की बात कही थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इटली के मुख्य या इटली के युद्ध में पराजित होने पर मुसोलिनी के समर्थकों ने जो है उसे गोली मार दी थी। क्या मार दी थी? गोली मार दी थी। पराजय के बाद मुसोलिनी को उसके ही समर्थकों ने जो है गोली मार दिया था। मुसोलिनी को याद रखिएगा। देखिए जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ? हिटलर के नेतृत्व। तो जर्मनी में नाजिया दल की उदय कहा जाए तो किसके समय? तो हिटलर के समय। नाजियावाद वास्तव में फाशीवाद का ही जर्मन रूप है। जैसे जर्मन में फाशियावाद आया था उसी तरह, मतलब जैसे ही फाशियावाद आया था उसी तरह जर्मन का रूप है नाजियावाद। ठीक है, फाशियावाद कहाँ के लिए आया था बता सकते हैं? हम्म इटली का था। फाशियावाद कहाँ का था? इटली का था। तो नाजियावाद जो है फाशियावाद का जर्मन रूप है, याद रखेंगे। अब सुनिए, हिटलर प्रथम जो है विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ था। तो हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सेना में भर्ती हुआ था, याद रखना है। परंतु युद्ध के उपरांत अन्यायपूर्ण वर्साय की संधि में काफी दुखी हुआ और उसने जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो अन्यायपूर्ण हुआ, वर्साय की संधि जब हुई थी 1919 में, तो हिटलर को बहुत ठेस पहुंचा और उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना कर दी थी। सदस्यता में मतलब ग्रहण की थी, स्थापना नहीं किया था, जुड़ा था। हिटलर के बाद में जर्मन वर्कर्स पार्टी
के नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। यह पार्टी ही नाजिया पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, याद रखना है। और जर्मन वर्कर्स पार्टी जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है, जो कि नाजिया पार्टी है, याद रखना है। नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, याद रखना है। चौथे पॉइंट की बात करें, हिटलर के समर्थन उसे हम फेवरर कहकर जो है पुकारते थे। हिटलर के जो समर्थक होते थे उसे फेवरर फेवरर के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। हिटलर के अनुयायी जो थे वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे, तो फेवरर कहा जाता था समर्थक को, हिटलर के समर्थक को। इसका अर्थ होता था नेता, और अपने वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे, मोहर लगाते थे, जिससे पता चलता था, ठीक है। और सुनिए, चौथे पॉइंट की बात करेंगे कि हिटलर के समर्थक तो हम समझ गए। पांचवें पॉइंट की बात करें, हिटलर वर्ष 1933 में जर्मन का चांसलर नियुक्त हुआ। तो चांसलर नियुक्त हुआ था कब? 1933 में। तानाशाह बन गया कब? 1934 में, 1 साल बाद। अगले ही वर्ष 1934 में वह जर्मन का तानाशाह बन गया था, याद रखने वाली बात है। हिटलर का प्रमुख नारा था एक राष्ट्र एक देश एक नेता, याद रखेंगे, ये प्रमुख नारा है। हिटलर की आत्मकथा का नाम जो है मीन कैफ, मेरा संघर्ष है। यह उसने 1923 और 24 में जेल में लिखी थी, याद रखिएगा, मीन कैफ। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। किससे करता था? यहूदियों से नफरत करता था। नवा प्रश्न है, 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण हुआ, जिसमें जर्मन और पोलैंड के बीच ये हुआ था, याद रखिएगा। 1 सितंबर 1939 मतलब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, याद रखिएगा। मतलब विश्व युद्ध जब हुआ था शुरू में, तो जर्मनी की पराजय के पश्चात हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। मतलब ये हार गया, जर्मनी जो है 1945 में हार गया था विश्व युद्ध में, याद रखिएगा। और 1945 में हार गया था, हिटलर ने हार गया था, जर्मनी का था, और इसलिए ये आत्महत्या कर लिया था। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, जो कि 39 से 45 तक हुआ था। मतलब सोचिए 1939 से चला था 45 तक, 45 में इसकी मृत्यु हो गई क्योंकि आत्महत्या कर लिया था। सुन लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1 सितंबर 1939 को हुई, जर्मन द्वारा पोलैंड पर हुआ आक्रमण किए जाने पर, याद रखिएगा, ठीक है। और सुनिए, इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल थे सोवियत संघ मतलब रूस, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका एवं अन्य राष्ट्र आदि शामिल थे। क्योंकि अमेरिका प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध से जो है तटस्थ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में रहा था, एकदम जुड़ा हुआ रहा था, परंतु जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने पर या किए जाने के बाद वो मित्र राष्ट्र का तरफ से युद्ध में कूद गया था, ये हम जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में। और बाद में फिर से वो इधर ही था, मतलब कि जापान की तरफ ही था, लेकिन फिर से जापान ने गलती की और ये द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से शामिल हो गया था। समझ गए, अमेरिका भी शामिल था द्वितीय विश्व युद्ध में भी और प्रथम विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में ही मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। अंतिम देश यही था, जापान। प्रथम में कौन था बता दीजिए, जर्मनी था कि इटली था, बताइए। फोर्थ है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया। क्या गिराया? फैटमैन परमाणु बम गिराया, याद रखिएगा। जबकि 9 अगस्त 1945 को जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर जो है अमेरिका ने जो है लिटिल बॉय नामक परमाणु गिराया था। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को फैटमैन के नाम का बम गिराया। कहाँ गिराया? नागासाकी पर जो गिराया था, याद रखिएगा, वो लिटिल बॉय के नाम से गिराया था। ये हिरोशिमा पे फैटमैन और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से गिराया था बम, लेकिन गिराया था। पांचवा पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका
संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन की स्थापना रही थी? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये बमबारी हो गई, अंतिम हार हो गई, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र यूनियन की स्थापना हुई थी इसी समय से, इसलिए 1945 में बताया जाता है। तो युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। जिसने फोड़ा उसी देश ने बनाए यूएनओ। चलिए चीनी क्रांति की बात करेंगे। चीनी क्रांति और अंतिम क्रांति है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो सुनिए, वर्ष 1911 की चीनी क्रांति का जनक जो है डॉक्टर सन्यात सेन थे। सन्यात सेन को माना जाता है, डॉक्टर सन्यात सेन को माना जाता है। इस क्रांति के तहत जो है वर्ष 1911 में चीन में मंचू राजवंश मतलब राजतंत्र का अंत हुआ था 1911 में, याद रखिएगा। आगे और चलेंगे वर्ष 1912 में। वर्ष 1912 में डॉक्टर सन्यात सेन चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति, गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए जो कि 1912 में हुए थे। डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा स्थापित तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर 1912 में कुओमितांग रख दिया गया, याद रखिए रखा गया। और वर्ष 1925 में डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1925 में हो गई। तुंग मेंग हुई पार्टी था 1912 में, उसे हटाकर कौन सा पार्टी हुआ? कुओमितांग हो गया, कुओमितांग हो गया। और मृत्यु कब हुई सेन जी का? तो 1925 में हुआ था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के पश्चात चियांग काई शेक कुओमितांग दल के अध्यक्ष या प्रधान बना, याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रीयतावाद दल का था, याद रखेंगे। चीन में साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 में हो गई थी, याद रखिएगा। चियांग बोलते हैं, चियांग काई शेक इस पार्टी का विरोधी था, याद रखिए विरोधी था। साथ ही वह साम्यवादियों का भी विरोधी था। तो 1921 में ये था, ये पार्टी हुई थी, याद रखिएगा। और सुनिए, चीन में गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ, कब हुआ? 1928 से लेके 36 में हुआ था, 36 तक चला था। 1928 से 36 मतलब 28 से 36 तक, याद रखिएगा, ये देख सकते हैं आप। और गृह युद्ध में जो है चांग काई शेक की हार हो गई थी, याद रखिएगा। चांग काई शेक जो कि साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी का विरोधी था, ये याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि इसके विरोध में जब गृह युद्ध हुआ तो हारना तो मजबूरी है। और वह फार्मूसा, क्या बोलेंगे? फार्मूसा भाग गया, याद रखिएगा। कौन भाग गया? का। और सुनिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 21 नवंबर 1949 को 1949 को माओ तैसे तुंग के नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? गणराज्य की स्थापना। 21 नवंबर 1949 को चीन में गणराज्य की स्थापना हुई, याद रखिएगा। माओ तसे तुंग बोला गया है, याद रखिएगा। और सुनिए, माओ तसे तुंग चीन के राष्ट्रपति बने, याद रखिए, चीन का राष्ट्रपति बन गया। माओ को ही आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माना जाता है। तो माओ तसे तुंग जो है चीन के राष्ट्रपति बना, और माओ तसे तुंग आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता के रूप में जाना जाता है। और कुछ जो है समरी है, आप देख लीजिएगा। अगर ये पसंद आता है तो इस तरह का मैं विश्व भूगोल भी लाऊंगा और विश्व हिस्ट्री तो आपको दे दिया। इससे ज्यादा आपको कोई भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा। जहां तक मैंने रिपीट किया है, याद करवाने की कोशिश की है, अगर याद हुआ हो तो बताइएगा अवश्य। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।